प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आय की माप से संबंधित समष्टि अर्थशास्त्र विषय की इस वीडियो क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का पुनः स्वागत है। जैसा कि सर्वविदित है, राष्ट्रीय आय किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता को माप करने का एक महत्वपूर्ण सूचक मानी जाती है। इसी कारण प्रत्येक अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय मापन के रूप में एक महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि प्रतिवर्ष संचालित करती है। राष्ट्रीय आय का माप अनेक स्तरों पर किया जा सकता है। इसका माप उत्पादन स्तर पर, आय और वितरण स्तर पर तथा व्यय स्तर पर इसका माप किया जाता है। इन स्तरों का निर्धारण उस देश में या उस अर्थव्यवस्था में व्यवसायों की प्रकृति पर निर्भर करता है और उन क्षेत्रों से संबंधित आंकड़ों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इन्हीं तीनों स्तरों के अनुरूप एक अर्थव्यवस्था में तीन प्रकार की राष्ट्रीय आय निर्धारण प्रणालियां प्रचलित होती हैं। एक है उत्पादन विधि, जिसे मूल्य वृद्धि विधि भी कहा जाता है। दूसरी है आय विधि और तीसरी विधि है व्यय विधि। इन तीनों विधियों में जो आज की कक्षा में शामिल की जा रही है वो है उत्पादन विधि या मूल्य वृद्धि विधि। इस विधि के द्वारा एक देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में जितनी भी उत्पादक इकाइयां हैं उनके उत्पादन के मूल्य की गणना की जाती है और उस उत्पादन के मूल्य में से मध्यवर्ती वस्तुओं की लागत को कम किया जाता है और उनका राष्ट्रीय आय में हिस्सा ज्ञात किया जाता है। इस प्रकार प्रत्येक उत्पादक इकाई के मूल्य की गणना कर तथा उनका योग करके राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। इस विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए अनेक प्रकार के स्टेप्स को फॉलो करना होता है। इन स्टेप्स में सबसे पहला है अर्थव्यवस्था के समस्त उत्पादक उद्यमों की पहचान करना और उन उद्यमों का व्यवसाय के अनुसार वर्गीकरण करना। सामान्यतया अर्थव्यवस्थाओं में तीन प्रकार से व्यवसायों का वर्गीकरण करने की प्रथा है। एक है प्राथमिक क्षेत्र, यानी वह क्षेत्र जिससे संबंधित उत्पादक इकाइयां प्राकृतिक संसाधनों से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती हैं, यानी ऐसे उत्पादन इकाइयां प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के द्वारा उत्पादन करती हैं। इनमें कृषि और संबद्ध क्षेत्र, वनों से संबंधित उद्योग, इसके साथ मत्स्यन और खनन और उत्खनन को इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। दूसरा क्षेत्र है द्वितीयक क्षेत्र या विनिर्माण क्षेत्र। इस क्षेत्र के अंतर्गत उन उत्पादन इकाइयों को शामिल किया जाता है जो पूर्व में उत्पादित उत्पादन के मूल्य का सृजन करती हैं और नवीन वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, इसलिए इन्हें विनिर्माण इकाइयां कहा जाता है। इस क्षेत्र में निर्माण क्षेत्र को भी शामिल किया जाता है। तीसरा क्षेत्र है टर्शियरी सेक्टर यानी सेवा क्षेत्र। इसके अंतर्गत एक अर्थव्यवस्था में काम करने वाली सभी प्रकार की सेवा इकाइयों को शामिल किया जाता है। वो विभिन्न प्रकार की सेवाओं जैसे बैंकिंग, बीमा, स्थावर संपदा संबंधी सेवा, सरकारी सेवाओं जिनमें सामान्य प्रशासन की सेवा सम्मिलित होती है। इस प्रकार उत्पादक उद्यमों की पहचान और उसका वर्गीकरण करने के पश्चात इन क्षेत्रों में कार्यरत समस्त प्रकार की इकाइयों के मूल्य वृद्धि की गणना की जाती है। मूल्य वृद्धि की गणना करने से पहले इन इकाइयों से संबंधित या इस मूल्य वर्धन से संबंधित विभिन्न अवधारणाओं को स्पष्ट करना यहाँ समीचीन रहेगा। पहला है उत्पादन का मूल्य। प्रत्येक उत्पादन इकाई के द्वारा जो मूल्य वर्धन किया जाता है उसके योग के द्वारा उत्पादन का मूल्य ज्ञात किया जाता है और प्रत्येक उत्पादन इकाई का मूल्य वर्धन उसके उत्पादन मूल्य में से मध्यवर्ती लागतों को कम करके ज्ञात किया जाता है। उत्पादन के मूल्य में उस वर्ष होने वाली बिक्री शामिल होती है और उस वर्ष वह सामान जो अनबिका रहता है उसे स्टॉक में परिवर्तन के रूप में उत्पादन के मूल्य में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती उपभोग एक महत्वपूर्ण अवधारणा है जो कि गैर साधन आगतों को कहा जाता है।
यानी इसके अंतर्गत उन लागतों को शामिल किया जाता है जो 4 कोर संसाधन जैसे भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यमी की लागत के अलावा होती हैं। जैसे इसमें कच्चा माल शामिल होता है। इसी तरह स्टॉक में परिवर्तन, जैसा कि अपन ने पूर्व में पढ़ा कि यह वह राशि होती है जो उस फाइनेंशियल ईयर में उत्पन्न तो होती है लेकिन विक्रय नहीं हो पाती। इसे उस वर्ष के अंतिम स्टॉक में से प्रारंभिक स्टॉक की राशि को निकालकर ज्ञात किया जा सकता है। इस तरह प्रत्येक क्षेत्र की मूल्य वृद्धि को ज्ञात करके राष्ट्रीय आय में उनके योगदान को ज्ञात किया जाता है। मूल्य वृद्धि को एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। इसके लिए अपन एक गेहूं वस्तु का उदाहरण ले रहे हैं। इस वस्तु के उत्पादन और विनिर्माण से संबंधित अनेक इकाइयां अर्थव्यवस्था में कार्यरत हैं। इनमें से पहली है किसान, जो गेहूं का उत्पादन करता है। दूसरा है आटा मिल, बेकरी उद्योग और दुकानदार। ये तीनों उत्पादन और विनिर्माण के अलग अलग स्तरों को व्यक्त करते हैं। सबसे पहले किसान की बात करते हैं, जो कि गेहूं का उत्पादन करता है। यहाँ पर यह मानकर चला जाता है कि गेहूं की मध्यवर्ती किसी भी प्रकार की लागत नहीं आती, यानी किसान की द्वारा जो 600 रुपये मूल्य का गेहूं उत्पादित किया गया है वो समस्त उसकी मूल्य वृद्धि में शामिल होता है। किसान के द्वारा जो 600 रुपये मूल्य का गेहूं उत्पन्न किया गया है उसे आटा मिल को विक्रय किया गया है और आटा मिल के लिए 600 रुपये उसकी मध्यवर्ती लागत या मध्यवर्ती उपभोग होता है। वह इस गेहूं से 800 रुपये का आटा तैयार करता है और उसका जो मूल्यवर्धन है वो 800 माइनस 600 बराबर 200 रुपये मूल्य है। आटा मिल के द्वारा जो आटा बेकरी उद्योग को बेचा जाता है, उस उद्योग के द्वारा 1000 रुपये मूल्य की ब्रेड तैयार की जाती है। उन ब्रेड्स में से 800 रुपये का मध्यवर्ती उपभोग कम कर दिया जाए तो 200 रुपये का मूल्यवर्धन बेकरी उद्योग का माना जाता है। बेकरी उद्योग के द्वारा 1000 रुपये मूल्य की ब्रेड दुकानदारों को विक्रय की जाती हैं। इस प्रकार से दुकानदारों का मध्यवर्ती उपभोग 1000 रुपये है। दुकानदार इसमें अपनी सेवाओं को सम्मिलित करके 1200 रुपये मूल्य की ब्रेड उपभोक्ताओं को बेचते हैं। इस प्रकार से 1000 रुपये मूल्य के मध्यवर्ती उपभोग को उत्पादन के 1200 रुपये मूल्य में से कम करने पर 200 रुपये का मूल्यवर्धन एक दुकानदार द्वारा किया गया है। यहाँ पर अंतिम वस्तु ब्रेड जिसका मूल्य 1200 रुपये है, या तो इसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जा सकता है या उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर होने वाली मूल्य वृद्धि किसान के स्तर पर 600, आटा मिल के स्तर पर 200, बेकरी उद्योग के स्तर पर 200, इसी तरह दुकानदार के स्तर पर 200, इन सब को यदि जोड़ दिया जाए तो 1200 रुपये का मूल्यवर्धन किया गया है। इस तरह गेहूं उद्योग का यानी गेहूं वस्तु का राष्ट्रीय आय में जो मूल्यवर्धन है या योगदान है वो 1200 रुपये माना जा सकता है। इस तरह मूल्यवर्धन को समझने के बाद प्रत्येक क्षेत्र के अनुसार प्रत्येक उत्पादन इकाई के सकल मूल्यवर्धन की गणना की जाती है और प्राथमिक क्षेत्र के सबसे पहले बाजार मूल्य पर सकल मूल्यवर्धन की गणना की जाती है। इसी तरह द्वितीयक क्षेत्र की समस्त प्रकार की इकाइयों के बाजार मूल्य पर सकल मूल्यवर्धन की गणना की जाती है। इसी तरह सेवा क्षेत्र यानी तृतीयक क्षेत्र के उत्पादन इकाइयों के मूल्यवर्धन की गणना की जाती है। इन तीनों क्षेत्रों के बाजार कीमत पर सकल मूल्यवर्धन की गणना करके एक अर्थव्यवस्था के लिए बाजार कीमत पर सकल मूल्य वृद्धि यानी सकल घरेलू उत्पादन की गणना की जा सकती है। चूंकि यहाँ पे सकल उत्पादन की बात की गई है इसलिए इसमें स्थायी पूंजी का उपभोग सम्मिलित है। इसलिए शुद्ध मूल्य वृद्धि की गणना करने के लिए यानी बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पाद की गणना करने के लिए इसमें से मूल्य ह्रास की राशि को कम करना होगा। इस प्रकार प्राप्त बाजार कीमत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि या शुद्ध घरेलू उत्पादन में से यदि शुद्ध अप्रत्यक्ष कर की राशि को कम कर दिया जाता है तो साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि ज्ञात की जा सकती है। चूंकि ये घरेलू आय है, इसको राष्ट्रीय आय में बदलने के लिए
साधन लागत पर शुद्ध मूल्य वृद्धि में विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय को यदि जोड़ दिया जाता है तो साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन या राष्ट्रीय आय की गणना की जा सकती है। इस तरह मूल्य वृद्धि विधि के द्वारा राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। मूल्य वृद्धि विधि में राष्ट्रीय आय की गणना करने के दौरान कुछ सावधानियां रखना अपेक्षित है। इन सावधानियों में सबसे पहले है, पुरानी वस्तुएं जो पहले के फाइनेंशियल ईयर्स में उत्पन्न हुई हैं उनके मूल्य को वर्तमान राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, लेकिन पुरानी वस्तुओं से संबंधित वर्तमान वर्ष में जो व्यापारी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं और उन सेवाओं के बदले जो दलाली और कमीशन प्राप्त होता है उसे वर्तमान वर्ष की राष्ट्रीय आय यानी मूल्यवर्धन में शामिल किया जाता है, क्योंकि उनकी सेवाओं का संबंध वर्तमान फाइनेंशियल ईयर से माना जाता है। इसी तरह स्वयं के उपभोग के लिए उत्पादन, जैसा कि विकासशील देशों में बहुतायत में मिलता है, उसका मूल्य भी ज्ञात करके मूल्य वृद्धि में शामिल किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुओं का चूंकि अंतिम वस्तुओं में मूल्य सम्मिलित होता है, इसलिए उनके मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। स्वयं काबिज मकान का जो मूल्य है उसका मूल्य भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसका औचित्य इसलिए है क्योंकि यदि वैसे मकानों को यदि किसी व्यापारिक उद्देश्य से या अन्य उद्देश्य से रेंट पे दिया जाता तो उनका भी उत्पादन में योगदान होता, लेकिन स्वयं उपभोग के लिए जो सेवाएं उत्पादित होती हैं चूँकि उनके आंकड़े उपलब्ध नहीं होते हैं इसलिए उनको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता। जैसे गृहिणी के द्वारा अपने घर में दी गई सेवाएं, एक अध्यापक के द्वारा अपने स्वयं के बच्चे के अध्यापन के लिए दी गई सेवाएं, ये सेवाएं एक भावनाओं से जुड़ी हुई होने और सब्जेक्टिव मैटर होने के कारण से इन्हें राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। सरकारी क्षेत्र के योगदान से संबंधित केवल कर्मचारियों के पारिश्रमिक के आंकड़े ही उपलब्ध होते हैं। प्रचालन अधिशेष और मिश्रित आय से संबंधित सरकारी क्षेत्र के आंकड़े अनुपलब्ध होने के कारण से कर्मचारियों के पारिश्रमिक को ही सरकारी क्षेत्र का योगदान माना जाता है और इतनी ही मूल्य वृद्धि को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। राष्ट्रीय आय से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या दोहरी गणना की समस्या है। इस समस्या से तात्पर्य है एक वस्तु के मूल्य की एक से अधिक बार गणना होना। इससे राष्ट्रीय आय के ओवर एस्टिमेशन या अति अनुमान की समस्या उत्पन्न होती है। ये समस्या इसलिए होती है क्योंकि प्रत्येक उत्पादक उद्यम जो होता है वो जब वस्तु का विक्रय करता है तो उसे अंतिम वस्तु समझकर करता है। उसे इससे कोई संबंध नहीं है कि वह जो वस्तु बेच रहा है वह बाद में किस प्रयोग में ली जाती है। इस समस्या का समाधान करने के दो तरीके उपलब्ध हैं। एक है केवल अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाए और दूसरा, जैसा कि अपन ने पूर्व उदाहरण में पढ़ा है, कि उत्पादन के प्रत्येक स्तर पर होने वाली मूल्य वृद्धि को जोड़कर उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाए। इस तरह दोहरी गणना से बचा जा सकता है। इस प्रकार आज की कक्षा में अपन ने मूल्य वृद्धि विधि को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास किया है। अगली कक्षा में राष्ट्रीय आय से संबद्ध अन्य दो विधियों, आय विधि और व्यय विधि को समझने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।